गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट प्रथम के प्राचीन भारत के इतिहास पे आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा व्याख्यान का विषय है अशोक का शासन प्रबंध। आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने अशोक की मौर्य साम्राज्य की पतन के कारण, उसकी धम्म नीति, कलिंग युद्ध, उसके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के ऊपर हमने उसमें चर्चा की थी। और आज का जो वीडियो है उसमें हम अशोक का शासन प्रबंध इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि किस तरह से अशोक का जो इतिहास में स्थान है वो एक गौरवपूर्ण स्थान रहा है और उसे संपूर्ण विश्व में एक महान सम्राट की संज्ञा दी गई है। उसका केवल साम्राज्य की विशालता ही उसके लिए विख्यात नहीं है, उसका अपना चरित्र, उसके उद्देश्य और आदर्श भी उसके लिए विशेष रूप से वह प्रसिद्ध है। तो एक प्रकार से उसमें एक श्रेष्ठ सम्राट, कुशल शासक और आदर्श मानव के समस्त गुण विद्यमान थे। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सबसे बड़ी चीज़ तो कलिंग युद्ध जो उसके शासन के 8वें वर्ष में हुआ था, उसमें कलिंग युद्ध के जब नरसंहार हुआ तब उसने देखा कि किस तरह से लोगों का जीवन खत्म हुआ है। तब उसका झुकाव हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में हुआ। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने उस धर्म का प्रचार भी किया, साथ ही साथ धर्म महामात्रकों की नियुक्ति की और समाज में लोक कल्याणकारी कार्य करे, ऐसे कार्य करे जिससे व्यक्ति का नैतिक स्तर ऊंचा होए। और उसने स्वयं पर भी इन सब बातों को लागू किया, क्योंकि जिस तरह से राजा कार्य करेगा प्रजा पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो सारी थी हमारे अशोक के बारे में चर्चा। अब हम उसके शासन प्रबंध के बारे में बात करेंगे कि अशोक की शासन व्यवस्था वास्तव में वही थी जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जानते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा के नाम था। मौर्य की जो शासन व्यवस्था है चंद्रगुप्त मौर्य की, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और अशोक ने शासन किया। अब देखते हैं परिवर्तन का क्या कारण था, क्यों करने पड़े। क्योंकि उसका जो मूल कारण था उसकी नैतिकता और धार्मिकता थी। केंद्रीय शासन, पहला पॉइंट है केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सबसे हेड कौन होता है? राजा। अशोक ने अपने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी जो था वो अशोक ही था। ठीक है, अशोक था सर्वोच्च अधिकारी अपने राज्य का। और उसने क्या करा था, सारी शक्तियाँ उसके हाथ में केंद्रित थी, परंतु वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजा की भांति शासन नहीं करता था, अपितु वह एक आदर्श शासक था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान समझता था और उसकी नैतिकता और भौतिक उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। अशोक की राजनीतिक आदर्शों में इस बात की पुष्टि होती है और वह प्रजा की हमेशा वह उसने अपनी प्रजा को संतान तुल्य समझा। उनके उत्थान के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहा। वह अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण करने के लिए स्वयं राज्य का भ्रमण भी करता था। अशोक के राजनीतिक आदर्श, अशोक के कलिंग अभिलेखों से उसकी प्रजा वत्सलता के विषय में जानकारी मिलती है। वह प्रजाहित की चिंता को प्रकट करते हुए कहता है कि सब प्रजाजन मेरे लिए पुत्रों के समान हैं, जिस पर मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक में सभी प्रकार के सुख को पावे, आनंद से रहे, और उसी प्रकार में सब लोगों की समृद्धि चाहता हूँ। लोकहित के प्रति अपने उत्साह को प्रकट करते हुए कहता है कि सर्वलोकहित से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। प्रजा के लिए मैं परिश्रम और राज काम करने के लिए कभी भी नहीं अघाता, मतलब परेशान नहीं होता। अपने चौथे स्तंभ लेख में प्रजा के प्रति अपने हार्दिक उद्गारों को इस प्रकार प्रकट करता है जिस प्रकार मनुष्य अपनी संतान को निर्गुण धाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है और सोचता है कि वह धाय मेरे बालक को सुख पहुंचाने की भरपूर चेष्टा करेगी, उसी प्रकार प्रजा के हित और सुख के अभिप्राय से मैंने राजुक नामक कर्मचारी नियुक्त किए हैं। ये सब अशोक के राजनीतिक आदर्श हैं।
अशोक अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए चिंतनशील था और इसका प्रमाण भी हमें अशोक के चौथे स्तंभ लेख से मिलता है, जिसमें वह कहता है कि मैंने यह प्रबंध किया है कि हर समय हर स्थान पर मुझे जनता की आवाज़ सुनने के लिए बुलाया जा सकता है, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, चाहे शयनगार में हूँ, उद्यान में, कहीं पर भी हूँ, मुझे प्रजा अपने कार्यों के लिए सूचना दे और मैं सदैव जनता के कार्य करने के लिए तैयार हूँ। प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को घोषित करते हुए अशोक कहता है कि मैं जो कुछ श्रम करता हूँ वह केवल इसलिए करता हूँ कि प्राणियों के प्रति मेरा ऋण है और उससे मैं उऋण हो जाऊँ और इस लोक के लोगों को सुखी करूँ और परलोक में स्वर्ग का अधिकारी बनूँ। तो ये उसके राजनीतिक आदर्श थे। अच्छा, मंत्री परिषद का भी उसने गठन किया था। चंद्रगुप्त ने जिस तरह से करा था उसी तरह से अशोक ने भी मंत्री परिषद इसको स्थापित किया था। वह भी शासन संचालन में मंत्रियों के परामर्श को मान्यता प्रदान करता था। अशोक के छठे शिलालेख से ज्ञात होता है कि मंत्री परिषद को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वह किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता था या अपनी सम्मति प्रकट कर सकता था। मंत्री परिषद किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत भी कर सकती थी और इसकी सूचना वह सम्राट को भी दे दी जाती थी। इन सब की पुष्टि किससे होती है? अशोक के छठे शिलालेख से। वो खुद कहता है कि यदि किसी विषय में अब मतभेद हो जाए तो इसकी सूचना मुझे तुरंत ही करनी चाहिए। इसके बाद है पदाधिकारी। अशोक ने शासन संचालन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनेक उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। इन सब की जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से होती है। कौन कौन से पदाधिकारी नियुक्त किए? धर्म महामात्र। सभी पदाधिकारियों में इसका स्थान सबसे ऊंचा था। अपने शासन के 13वें वर्ष में अशोक ने जनहित के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये धर्म मात्र सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लिए नियुक्त थे। वे धर्म की स्थापना अथवा धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि, धर्म पर आचरण करने वालों के सुख एवं हित के लिए प्रयत्नशील रहते थे। वे स्वामी और सेवकों, ब्राह्मणों और वेश्यों, अनाथों एवं वृद्धों को उनकी कठिनाइयों में सहायता देने के लिए नियुक्त थे। ये लोग अकारण दंडित व्यक्तियों को दंड से मुक्त करवाते थे और ऐसे व्यक्तियों के दंड को कम करवाते थे जो कि वृद्ध हों अथवा जिनके आश्रित बच्चे हों। इसके अतिरिक्त वे दान की उचित व्यवस्था में भी हाथ बटाते थे और विभिन्न संप्रदायों में मेलजोल रखते थे। तो ये था धर्म महामात्र का कार्य। अंतः महामात्र दूसरा पदाधिकारी। सीमा स्थित अधिकारियों को कहते थे अंतः महामात्र। सीमा प्रदेश की वन्य जातियों, अन्य लोगों को सभ्य बनाना, उनमें धर्म का प्रचार करना उनका काम था। अशोक की आज्ञानुसार उन्हें पड़ोसी राज्यों में भी भेजा जाता था। स्त्री अध्यक्ष महापात्र। स्त्री अध्यक्ष मतलब अंतःपुर की रानियों, गणिकाओं, अन्य स्त्रियों की देखभाल करना इनका कार्य होता था। वच भूमिका मतलब वच भूमिक भी वही थे जिनका मतलब जो गो अध्यक्ष होते थे ना, जिनका कर्तव्य गो रक्षा रहा होगा, उनको वच भूमिका कहा जाता था। नगर व्यवहारिक महामात्र। ये अधिकारी नगरों में न्यायाधीश का कार्य करते थे और इनको यह आदेश था कि वे न्याय के कार्य में सर्वथा निष्पक्ष रहे। पुरुष। यह अधिकारियों की एक अन्य श्रेणी थी जिनके 3 विभाग होते थे, उच्च, मध्यम, निम्न। ये राजा के प्रतिनिधि होते थे तथा राजा राज्य के भिन्न भिन्न भागों में घूमते रहते थे और राजा को जनता के विचारों से अवगत कराते थे और धर्म प्रचार में सहयोग देते थे। तो पदाधिकारी आपको समझ में आ गए। धर्म महामात्र, अंतः महामात्र, स्त्री महामात्र, वच भूमिक, नगर व्यवहारिक महामात्र और पुरुष मतलब पुलिसा। तो ये थे केंद्रीय अधिकारी। अब प्रांतीय शासन कैसा था? अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने संपूर्ण जो साम्राज्य था 5 भागों में विभाजित किया था। उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, दक्षिणापथ, कलिंग और मध्य देश।
पहला जो था उत्तरापद, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा दक्षिणापद, इसकी राजधानी थी स्वर्णागिरी। चौथा कलिंग, इसकी राजधानी तोशाली। मध्य देश 5वां नंबर, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इन प्रांतों का शासन करने के लिए प्राय राज परिवार के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? आर्य पुत्र। ये उपराजा भी कहलाते थे। यह महामात्रों की सहायता से अपने अपने प्रांत का शासन करते थे। प्रांतों में कुमारों के परामर्श के लिए परिषदें भी होती थी। ये था प्रांतीय शासन। इसके बाद जिला प्रशासन। प्रांत कितने भागों में थे? 5 भागों में विभक्त थे। इसी प्रकार प्रांत जो है जिलों में विभक्त थे। जिलों में शासन करने के लिए कौन कौन से पदाधिकारी होते थे, उस पर हम देखते हैं कौन कौन से पदाधिकारी थे। प्रादेशिक जिले का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। प्रादेशिक क्या करता था? जिले का दौरा करता था, लोगों की कठिनाइयों का निवारण करता था और शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका काम था। मतलब ये जो वर्तमान में कलेक्टर या जिलाधीश होते थे, उसके समकक्ष का अधिकारी था। राजुक न्याय एवं भूमि प्रबंध से संबंधित अधिकारी थे। अशोक अपने एक अभिलेख में राजुक के कार्यों पर जो कार्य करता था उस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उसने कई हजारों व्यक्तियों के ऊपर राजुकों को नियुक्त किया ताकि वे जनता के कल्याण एवं सुख की वृद्धि कर सके। राजाओं को अपने विवेक से लोगों को पुरस्कार एवं दंड देने की स्वतंत्रता थी। तो इस प्रकार राजुक केवल एक राजस्व अधिकारी ही नहीं बल्कि न्यायिक अधिकारी भी था। युक्त नामक अधिकारी जिला कोष को देखरेख, राज की संपत्ति के निरीक्षण और मालगुजारी वसूल करने का कार्य करते थे। ये दौरों में उच्च अधिकारियों के साथ रहते थे। ग्राम प्रशासन। सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम का मुखिया ग्रामणी। ग्राम के वृद्ध और प्रतिष्ठित लोग ग्रामीणी का सहायता करते थे। ग्रामीणी कर वसूली में गोप नामक अधिकारी की सहायता करता था। गोप की अधीनता में 5 से 10 तक गांव होते थे। गोप भूमि की सीमा का निरीक्षण करता था, भूमि कर की वसूली का हिसाब रखता था। वह ग्रामवासियों की संख्या, उनके धनोपार्जन के स्रोत आदि का ठीक लेखा जोखा रखता था। गोप के ऊपर कौन होते थे? स्थानिक नामक अधिकारी होते थे जो जिले में कर वसूली का कार्य करते थे। स्थानिक का कार्य क्षेत्र पूरा जिला होता था, वह समानता के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये था ग्राम शासन। प्रांतीय शासन आपको समझ में आ गया। जिला प्रशासन आ गया। जिला प्रशासन का जो अधिकारी होता था, हेड होता था, वह प्रादेशिक होता था। राजुक कौन होता था? जो जनता की भलाई के लिए काम करे। इसी प्रकार युक्त होता था जो जिले का कोष की देखरेख करता था। ग्राम शासन का जो अधिकारी होता था, मुखिया होता था, वो ग्रामणी कहलाता था। इसके पश्चात आपका पॉइंट आता है न्याय व्यवस्था। अशोक एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक था। उसने न्याय विभाग में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने न्याय में व्यवहार समता और दंड समता पर भी बल दिया। उसने न्यायिक प्रक्रिया की समानता पर बल दिया और समान अपराध के लिए समान दंड की भी व्यवस्था की। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैंने राजुकों को पुरस्कार और दंड देने के बारे में पूर्ण अधिकार दे दिए हैं, जिसमें वे आत्मविश्वास और निर्भरता के साथ अपना कार्य कर सके और प्रांतीय जनता का हित कर सके। प्रत्येक प्रांत में न्याय का कार्य 3 पदाधिकारियों राजुक, प्रादेशिक और नगर व्यवहारिक के हाथ में था। तीनों अपने अपने ढंग से न्याय वितरण करते थे। इसीलिए प्रांत में व्यवहार समता तथा दंड समता नहीं थी। न्याय व्यवस्था के इस दोष को दूर करने के लिए अशोक ने नगर व्यवहारिक और प्रादेशिक के हाथ में से न्याय संबंधी अधिकार अपने हाथ में ले लिए और उन्हें संपूर्णतः राजुक के हाथ में दे दिए। अशोक ने जो प्रचलित दंड विधान थी उसकी कठोरता को भी दूर किया। 5वें स्तंभ लेख से स्पष्ट होता है कि अशोक प्रतिवर्ष अपने अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त कर देता था। इसके अतिरिक्त मृत्युदंड पाए जाने वाले या अपराधी को मृत्युदंड देने से पूर्व 3 दिन का समय दिया जाता था ताकि वे अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सके और दान पुण्य करते हुए आगामी जीवन के लिए पूर्णतः तैयार हो सके। तो ये था अशोक का
शासन प्रबंध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला हमारा पॉइंट था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा मुख्य होता था, उसके बाद अशोक के राजनीतिक आदर्श और उसके पश्चात मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में जो अशोक के पदाधिकारी थे, धर्म महामात्र, अंत महामात्र, स्त्री महामात्र, वच भूमिका, नगर व्यवहारिक महामात्र, पुरुष, ये तो सब प्रांतीय उसका था केंद्रीय पदाधिकारी। इसके बाद प्रांतीय शासन था। प्रांतीय शासन के पश्चात जिला प्रशासन था। जिला प्रशासन का जो मुखिया था वो प्रादेशिक कहलाता था। तत्पश्चात ग्रामीण, ग्रामीण के बाद न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में उसने पूरा न्याय किया, दंड व्यवस्था और व्यवहार समता पर उसने बल दिया और न्यायिक प्रक्रिया में समानता पर बल दिया। समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था लागू की। तो ये था अशोक। आज इन तीनों वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। तीनों वीडियो में आपका अशोक पूरी तरह से कवर हो गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।